नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू प्रेपनेक्स। मैं हूं ऋषि और आपका स्वागत है आज की क्लास में, जो कि आपको जीरो से यूपीएससी तक, आपको कुछ नहीं आता, आपने कभी तैयारी नहीं की है या आप तैयारी शुरू कर चुके हो, आप बीच में पहुंच गए हो, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मेंस में प्रॉब्लम है, सारी समस्याओं को आज हम एक क्लास में खत्म करेंगे। हम शुरू करेंगे सिलेबस से, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजी, करंट, एनसीईआरटी, बुक लिस्ट, करंट, टाइम टेबल के साथ सक्सेस तक पहुंचेंगे। तो आपको बस केवल ये क्लास देख लेनी है शुरू से अंत तक, बिना किसी परेशानी के। कोई आपकी समस्या है, कोई डाउट है, तो आप मुझे भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप प्रेपनेक्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप ऋषि सर ऑफिशियल सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां पे भी मैं मिल जाऊंगा, तो आपकी पर्सनल हेल्प वहां से हो जाएगी। बाकी सारी स्ट्रेटजी की चर्चा आज हो जाएगी। आज के बाद आपको कहीं से भी, जीरो से लेकर यूपीएससी तक कोई आपसे पूछेगा तो आप सबसे बेहतर तरीके से बता सकोगे, खुद की तैयारी कर सकोगे। तो बस आपको एक क्लास देख लेनी है और अपने सभी जो भी आपके मित्र तैयारी करना चाहते हैं या जो जुड़ना चाहते हैं हमसे, उनको आप ये क्लास भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, इस एम्बलम को ध्यान से देख लेना। इसको जो लोग पहचानते हैं, सच्चाई में वही यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो कमेंट करके ये बताओ, ये जो एम्बलम है वो किस चीज का है, कहां का है, सभी लोग बताएंगे मुझे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। आपकी सक्सेस के बाद आपको आपकी पहचान बन जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्स की। यूपीएससी सीएससी जो है, उत्तर प्रदेश कह रहा हूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा है, सीएससी सिविल सेवा परीक्षा, लोक सेवा परीक्षा, उसमें कौन कौन से एग्जाम आते हैं? तो उसमें तीन सेक्शन होता है, अखिल भारतीय सेवाएं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये बहुत सारी सेवाएं हैं, ये आपको पीडीएफ में प्रेपनेक्स वाले टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। भौकाल किसका है ये बात करते हैं। तो भौकाल है बेटा तीन सेवाओं का। एक तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक भारतीय पुलिस सेवा। इनका ज्यादा है, ये ज्यादा दिखते हैं आपको। भारतीय वन सेवा आईएफओएस वाले क्या होता है, ये जंगलों में रहते हैं, जंगलों के मैनेजमेंट देखते हैं, जो आपके जंगल से बड़े बड़े उनको मैनेज करते हैं। और तो आप ये सोशल लाइफ में कम दिखते हैं आपको। एक और सेवा है, ग्रुप ए की लोक सेवा है, जो आईएफएस है, जो आप विदेश सेवा में जाते हैं। अब देखो, आईएफओएस और आईएफएस में कंफ्यूज नहीं होना है। आईएफएस भारतीय विदेश सेवा है और भारतीय वन सेवा है आईएफओएस। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। एक सेवा और है आईआरएस की, कुछ लोग उसको भी अच्छा मानते हैं, लेकिन उसमें भी डेस्क जॉब ही होती है। चैलेंजिंग जॉब जो है, जो डायरेक्टली मुसीबतों का सामना करने वाली नौकरी है और जिसमें थोड़ा रौला भी है और थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता भी है, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय वन सेवा है। और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका कौन नहीं चाहता, तो उसके लिए भारतीय विदेश सेवा है। ये सारी सेवाएं हैं, बाकी ये सारी हैं, आपको दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा। सब रैंक के आधार पर कैटेगराइज होती हैं। अच्छी रैंक आई तो आपको अखिल भारतीय सेवाएं मिलती हैं, उसके बाद ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, जैसे श्रृंखला वाइज रैंक आती जाएगी वैसे आपको मिलती जाएंगी। लेकिन जो एक होता नहीं है कि आपको भौकाल चाहिए, समाज में ज्यादातर लोग यूपीएससी की तैयारी इसीलिए करते हैं कि भौकाल चाहिए उनको। अब जानते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है। तो आप सबको पता है, जो सिविल सेवाएं होती हैं कमोबेश सारे राज्यों की भी और संघ लोक सेवा आयोग की, तो उसका तीन चरण है। एक प्रारंभिक परीक्षा का चरण होता है, एक मुख्य परीक्षा का, एक साक्षात्कार का। प्रारंभिक सब परीक्षा में आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है आपका, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। और अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रीलिम्स यूपीएससी का जो होता है उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, क्या होता है। मुख्य परीक्षा में आपके लिखित प्रश्न होते हैं, ज्यादातर लिखना होता है, ज्यादातर क्या, पूरा ही लिखना होता है, चाहे ऐसे हो चाहे क्वेश्चन हो। साक्षात्कार में आपको अपने सामने आपके पैनल बैठा होता है, 5-6 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं और ये जांचते हैं कि आप आईएएस बनने लायक हो कि नहीं, आईपीएस बनने लायक हो कि नहीं। उसके बाद वो आपको बना देते हैं। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका पैटर्न एक बार देख लेते हैं, कैसे है, प्रश्न कैसे आते हैं। तो एक पहला इसका पेपर एक है। पेपर एक सामान्य अध्ययन का है। इसमें जीएस के प्रश्न आते हैं। जो आपके टॉपिक्स हैं वो यहां लिखे हुए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायत, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, आर्थिकी, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान। ये सारे टॉपिक हैं। इनसे आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अर्थात ये टोटल 200 अंक का हो जाता है। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है
एक क्वेश्चन सही किया है और आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका एक सही वाला भी कट जाएगा। 1/3 की माइनस मार्किंग का यही 33% की माइनस मार्किंग उसको कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका सी सेट का पेपर होगा, इसमें 80 प्रश्न होंगे और ये 200 अंक का होगा। अब इसमें केवल आपको 33% चाहिए। ठीक है, सी सेट में आपको 200 अंकों में केवल 33% चाहिए। 200 अंक में केवल 33% कितना होता है आप जानते हैं, 66 होता है। आप उसको मान लीजिए कि 66 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। इसमें भी 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। अर्थात अगर आपका एक क्वेश्चन सही है और आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका सही वाला भी कट जाएगा। ठीक, यही पैटर्न इसमें, यही पैटर्न इसमें। लेकिन एक पेंच है यहां पर, आपका सबसे पहले सी सेट वाला पेपर चेक होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो, 33% पा गए हो, तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। ठीक, अब मान लो आप 33% पा गए, बस इस पेपर का काम खत्म। इसको केवल यह बताना कि तुमने क्वालिफाई कर लिया। आपके प्रीलिम्स की मेरिट बनेगी केवल पेपर 1 के बेसिस पर। इन 200 अंकों के आधार पर आपके प्रीलिम्स की मेरिट बनेगी कि भैया कितने नंबर आए आपके और आपने क्वालिफाई किया कि नहीं। सी सेट का केवल काम प्रीलिम्स में क्वालिफाई करवाना है कि आपने इसमें 33% प्राप्त कर लिया, सरकार को पता चल गया कि आपकी बोधगम्यता, आपका संचार कौशल, तार्किक कौशल, निर्णय लेना, सामान्य मानसिक योग्यता आपकी ठीक है, क्वालिफाई। अब आ जाओ जीएस पर, जीएस के सारे प्रश्नों को चेक किया जाएगा, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और आपको मेंस में भेज दिया जाएगा। तो प्रीलिम्स आप क्वालिफाई हो गए। एक बार रिकैप करते हैं, 200 अंकों का 100 प्रश्न आता है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, 2 घंटे का समय मिलता है। सीसैट में भी 200 अंकों का पत्र है, 80 प्रश्न आते हैं, 100 नहीं आते, 80 आते हैं सीसैट में, 2 घंटे का समय है, 33% क्वालिफाइंग लेकर के आना। इससे कम लाए तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आ जाती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में थोड़ा विस्तार है। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आपके 2 पेपर होते हैं, एक अंग्रेजी का कंपलसरी पेपर है और एक आपके जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल जो 22 भाषाएं उसमें से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, आप हिंदी चुनेंगे। ठीक है, आपने हिंदी चुन ली तो एक हिंदी का होगा और एक अंग्रेजी का होगा। ये जो पेपर है ये भी क्वालिफाइंग है। ये कितना क्वालिफाइंग है, ये 25% क्वालिफाइंग है। सीसैट 33% क्वालिफाइंग था, ये 25% क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसके बाद आपका एक निबंध का पेपर होगा और 4 पेपर जीएस के होंगे और 2 आपका वैकल्पिक विषय का पेपर होगा। एक वैकल्पिक विषय आपको चूज करना पड़ता है यूपीएससी में, 2 पेपर उसका होगा। ठीक है, अब देखो, अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है, अगर आप इन दोनों पेपर में 25% ले आते हो, तभी आपका ये सारा पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। मतलब प्री में भी सीसैट क्वालिफाई करो तब आपका जीएस 1 चेक होगा, इसमें भी आपको भाषा वाले जो पेपर है 25% क्वालिफाइंग वाले, इसको क्वालिफाई करो तब आपका ये चेक होगा। नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे, नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाई करने के लिए कि आपको भाषागत योग्यता उतनी हो। मान लो उत्तर प्रदेश है तो सरकार ये चाहती है कि देखो अंग्रेजी भाषा ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है। अब आप मान लो असम से आते हो, आपने पेपर दिया यूपीएससी का, आपको असमिया नहीं आती है, आपने असम से फॉर्म भर दिया है, आपकी असम में पोस्टिंग हो गई, आपको असमिया नहीं आती, कैसे काम चलेगा। तो इसलिए एक भाषा का पेपर अनिवार्य होता है और ये अनिवार्य है और ये केवल क्वालिफाइंग है। इसके बाद आप आ जाओगे सिलेबस पर, देख लेते हैं एक बार। जब मैंने पूरा विश्लेषण कर दिया तो एक बार सिलेबस पर देख लेते हैं। मैंने आपको बताया 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा और अंग्रेजी, ये दोनों पेपर आपके होंगे क्वालिफाइंग पेपर, 25% लाना है। अब ये पेपर होंगे आपके 300 अंकों के, 300 अंकों के, तो 25 तिया 75 होता है, तो आपको हर एक पेपर में 75 नंबर इसमें, 75 नंबर इसमें लेके आना है, आराम से आ जाता है। केवल कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लोगे तब भी आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाता है। केवल डराने के लिए है, लोग डर जाते हैं थोड़ा, हिंदी पट्टी का पढ़ने वाला बच्चा अंग्रेजी में डर जाता है, लेकिन यकीन से बताऊं कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन गलत मत होने देना। मुझे लगता है कि 3 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 15 से 75 नंबर आपका हो जाएगा। फिर आपका निबंध का पेपर आता है जो 250 नंबर का होता है। निबंध आपको लिखने होते हैं 250 नंबर के, ध्यान रखिएगा। ए सेक्शन, बी सेक्शन, 2 सेक्शन निबंध के होते हैं, 250 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद आपका जीएस का जो पेपर होता है, सामान्य अध्ययन, भारतीय विरासत, संस्कृत, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, ये पहले पेपर का विषय है। दूसरा जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध। जो तीसरा आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें प्रौद्योगिकी, साइंस, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस टेक, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। जो आपका सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर होगा उसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, जिसको आप नीति शास्त्र कहते हो, इथिक्स कहते हो, वो आपका चौथा पेपर हो जाएगा।
अब तो आपका निबंध एक पेपर, 4 पेपर जीएस के, हो गया 5 पेपर। बचे आपके वैकल्पिक विषय के 2 पेपर। वैकल्पिक विषय के दोनों पेपर, अब जैसे मान लो आपने हिंदी साहित्य ले लिया, मैं हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा है, तो मैं हिंदी साहित्य से आपको बताता हूं। हिंदी साहित्य आपने ले लिया तो हिंदी साहित्य के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। अब ये 250-250 अंकों के होंगे। सबसे ज्यादा जो आपको रैंक दिलाने में जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो आपका वैकल्पिक विषय करता है। क्यों? क्योंकि वैकल्पिक विषय आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाते हो और उसमें कोई करंट वरेंट का लोचा नहीं होता। तो हमेशा ऐसा विषय चुनो जिसमें करंट बहुत, जैसे आपने इकोनॉमी चुन ली तो इकोनॉमी तो करंट आ जाएगा। आपने कुछ ऐसा चुन लिया जिसमें करंट से रिलेटेड, जैसे IR PSIR चुन लिया, पॉलिटिकल साइंस एंड IR, राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो उसमें भी अंतरराष्ट्रीय संबंध वाले में 50% तो करंट ही आ जाएगा। ऐसा विषय चुनो हिंदी साहित्य जैसा, दर्शन जैसा, जिसमें कुछ ना बदलता हो, रट डालो, याद कर डालो, हो गया। उसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे, मेंस की कट ऑफ आएगी, आपको पता है जो आपका भाषा वाला क्वालिफाइंग पेपर होगा उसको नहीं जोड़ा जाएगा, निबंध और 4 पेपर सामान्य अध्ययन के और 2 पेपर वैकल्पिक विषय के, कुल मिलाकर के हो गए आपके कितने पेपर? 7 पेपर। 7 पेपर के आधार पर आपका बनेगा मेंस का कट ऑफ। मेंस का आपका कट ऑफ बनेगा और अगर कट ऑफ में आप क्वालिफाई हो तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्डिंग जो है धौलपुर हाउस, वहां आप बुलाए जाएंगे। आपका 275 अंकों का एक साक्षात्कार होगा। और एक बात जो ध्यान रखना है कि सिलेक्शन के लिए फाइनल कट ऑफ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर बनती है। प्रीलिम्स का नंबर इसमें नहीं जुड़ेगा, मेंस का नंबर और इंटरव्यू का नंबर ही जोड़ करके आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी, आपको मिल जाएगी रैंक। ये तो हो गया सिलेबस की बात। ये पूरा आपको प्रेपनेक्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। वहां पे जाके प्रेपनेक्स लिखो, PREPNEX, और आपको एक चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, आपको वहां इसका PDF मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, तो सिलेबस की बात हो गई। अब रणनीति क्या हो तैयारी करने की। तो अभी अगर मैं बात करूं तो आप जुलाई में खड़े हो, ठीक है, जुलाई में खड़े हो, आप जब भी देख रहे हो तब से आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जुलाई स्टार्ट होने वाली है, तो आप जुलाई में खड़े हो और आपका पेपर कब होने वाला है? आपका पेपर कब होने वाला है? नेक्स्ट मई जून के आसपास आपका पेपर होने वाला है, मई जून के आसपास। तो आप ये मान के चलो कि अगर मैं कहूं कि जनवरी, यहां पर जनवरी लिख लो, जनवरी 2025 यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो जनवरी से मई तक तो आप केवल प्रीलिम्स पर फोकस करोगे, केवल प्री पर फोकस करोगे, ठीक है। तो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक, ये आपको महीने मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 महीने आपको मिलते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक तैयार करने का। आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है एनसीईआरटी रेफरेंस बुक की। देखो, जो यहां तैयारी करोगे इसका फायदा आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी सिलेबस लगभग सेम है मेंस के। 80% सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का सेम है, केवल प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा माहौल बदल जाता है, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। और विश्व इतिहास के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बाकी इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, विश्व इतिहास के नहीं आते। तो कुछ कुछ टॉपिक को छोड़कर बाकी लगभग वही है जो आपका मेंस में आपको पढ़ना है। तो आप यहां से शुरू करोगे। अब जुलाई में आप हो, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई जिसको आपने देखा होगा शायद, और अगर ना देखा हो तो उसको देख लीजिएगा कि एनसीईआरटी की बुक कौन सी पढ़ें और कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी की बुक। तो 6 से 12 तक की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है इस वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा, तो आप इसको जाके देख लो। और सबसे पहले तैयारी एनसीईआरटी से शुरू करो। मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी से शुरू करो। मैं आपको एक पूरी क्लास लेकर के ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ये मैं बताऊंगा। बहुत जल्दी वो क्लास लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। जब मैं बताऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी तैयारी करने वाला, कोई भी टॉपर किसी से मिलोगे, सबसे पहले वो एनसीईआरटी का नाम लेगा। तो सबसे पहले आपकी रणनीति में होनी चाहिए एनसीईआरटी। एक टाइम टेबल बनाओ, अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, एक एयरली टाइम टेबल। मान लेता हूं कि जुलाई है, जुलाई तक 1 साल का टाइम टेबल आपका हो जाएगा। इसको मंथ में डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद उसको वीक्स में डिवाइड करो, ठीक है, वीक्स में डिवाइड करो, और वीक्स को डेज में डिवाइड करो। उसके बाद आप मंथ ईयर का जो प्लान बनाओ उसको मंथली डिवाइड कर लो कि भैया इतनी किताबें साल भर में पढ़नी है, इतनी इतनी महीने में पढ़नी है। फिर महीने में इतनी किताब पढ़नी है, अच्छा हफ्ते में इतनी इतनी पढ़नी है, हफ्ते में इतनी पढ़नी है, अच्छा तो रोज रोज ये करेंगे। और बहुत ज्यादा फोकस रखो कि आप जो भी पढ़ रहे हो, पढ़ क्या रहे हो मैटर नहीं करता, रिवीजन हो रहा है कि नहीं ये मैटर करता है, रिवाइज कर रहे हो कि नहीं ये मैटर करता है। सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपना एक फ्लो चार्ट बना लो, उस पर स्टैटिक रहो,
ठीक है, जब तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे तो एग्जाम पर क्या ही भरोसा करोगे। तो सबसे पहले अपने बनाए प्लान पर भरोसा करना सीखो, वही तुम्हें सक्सेस दिलाएगा। किसी टॉपर का नोट्स नहीं, किसी टॉपर का टाइम टेबल नहीं, किसी टॉपर का कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी टॉपर बन गया है। ठीक है, रास्ते में चलते हुए कोई तुम्हें बताए तो समझ में आता है कि हाँ ये चीजें ठीक है। जो टॉपर बन गया उसको पता कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो उसने कर लिया है। हो सकता है आपका तरीका अलग हो, वो आईआईटी से पढ़ा है, हो सकता है आप आईआईएम से पढ़े, हो सकता है आप बीए किए हो, आप बीएससी किए हो। तो अगर आपको अपने प्लान पर भरोसा है तो आप अपने तरीके से सिलेक्शन पा जाओगे। आपको अपने पर ही भरोसा करना है। यूपीएससी का एग्जाम केवल आपके अपने भरोसे का एग्जाम है। आप पे, आपको खुद पे भरोसा, आपको लगता है कि आप कर लोगे तो कर लोगे। आपको अगर यह चाहिए कि कोई बताए मुझको कि कर लोगे, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को चाहिए था कि कृष्ण बताएं बार बार कि कर लोगे, तो या तो कृष्ण जैसा गुरु तुमको मिल जाए, क्यों तुम्हें पिंच करे। जब अर्जुन कहते हैं कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि चा, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, क्या करूंगा। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, तुमको आईएएस बनना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो मैं कह रहा हूं करो, फल की चिंता मत करो। तुम मत सोचो कि तुम्हें क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं डिसाइड करूंगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो या तो ऐसा गुरु तुमको मिल जाए, और या तो तुम्हें अपने प्लान पर भरोसा हो। दो ही चीजें तुमको क्वालिफाई करवा सकती हैं। तो एक बेहतर प्लान बना लो। अब एक कागज उठाओ और लिखो कि आज कौन सा तारीख है और कब एग्जाम है, और बीच का पूरा टाइमलाइन को डिसाइड कर लो कि ये करना है, सब्जेक्ट ये है, सिलेबस ये है। पूरा सिलेबस उठा लाओ। तमाम पब्लिकेशन है, शिल्पी पब्लिकेशन वगैरह का बहुत डिटेल्ड नोट्स मिलता है, क्या कहते हैं, सिलेबस मिलता है, मार्केट से ले आओ, 30 रुपए 35 रुपए का मिलेगा। एक एक पन्ना चिपका लो, दिमाग में रट लो। सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। अब सिलेबस क्यों रटा हुआ होना चाहिए? सिलेबस जब तुम्हारे दिमाग में रटा हुआ होगा तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तुम मैगजीन पढ़ रहे हो, तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये इस सेक्शन का करंट अफेयर्स है। सिलेबस दिमाग में जरूर होना चाहिए, ये पहली जरूरत है। टाइम टेबल, वही मैंने बताया, टाइम टेबल रिवीजन के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। जैसे मान लो आप डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, हम दो पर बात कर लेते हैं, डे वाइज, डे वाइज और वीक वाइज। आप मान लो डे पढ़ रहे हो और ये आपका हो गया वीक, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं, मान लो आपने 10 घंटे पढ़ा, ठीक है। अब 10 घंटे के बाद आप 30 से 45 मिनट ये दे दो कि आपने क्या पढ़ा है, इसको रिवाइज कर लेने का। रात में सोने से पहले 30 से 45 मिनट आप रिवाइज कर लो कि आपने क्या पढ़ा है, आपको पता चल जाएगा, भूलेगा नहीं, क्योंकि आप रिमाइंड करवा रहे हो दिमाग को कि अच्छा आज ये कब किया है। और हफ्ते का जो संडे होता है, संडे को कुछ मत करो, संडे को कुछ पढ़ाई मत करो, संडे को चिल करो, सुबह उठो, एक वेब सीरीज देखो बढ़िया, एक फिल्म देखो कोई अच्छी सी, उसके बाद एक निबंध पढ़ो, ठीक है, एक एस्से पढ़ो, लिखना चाहो लिखो, मेंस के क्वेश्चन लिखना चाहो लिखो, जो भी करना है करो। मतलब संडे को अगर तुम अपने ऊपर बर्डन चाहते हो तो लो, नहीं तो फ्री रहो। बस केवल जो 6 दिनों में पढ़ा उसको रिवाइज करो। 6 दिनों में पढ़ा उसको 3 घंटे लगा के, 4 घंटे लगा के रिवाइज कर लो, रिवाइज करके खत्म करो। उसके बाद मंथ आ जाता है, ठीक है, मंथ। महीने के जो अंतिम 2 दिन है, मैं मान लेता हूं 29-30 तारीख, महीने के जो अंतिम 2 दिन है इनको केवल रिवीजन के लिए रखो। महीने में तुमने क्या पढ़ा। अब तुम्हारे पास कितने चेक पॉइंट हो गए? 3 चेक पॉइंट हो गए। एक पहला चेक पॉइंट, दूसरा चेक पॉइंट, तीसरा चेक पॉइंट। अगर तुमने 3 जगह अपने आप को चेक कर लिया तो इस दुनिया में यह कहा जाता है कि जो चीजें तुम 3 बार रिवाइज कर लेते हो तुम्हें हमेशा याद रहती हैं। तो अगर तुमने 3 बार इस तरह से अपने आप को चेक कर लिया तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी भूलना मतलब पॉसिबल ही नहीं कि तुम भूल जाओ, क्योंकि याद रहेगा तुमको। अगले पर बात करते हैं एनसीईआरटीज। मैंने तुमको बताया 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इसके लिए आपको क्या करना है, बस ये वाली क्लास देख लेनी है, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। रेफरेंस बुक्स, मैं मान के चलता हूं कि आप 2 महीने या 2 से 4 महीने मान लो, 2 से 3 महीने में आप एनसीईआरटीज कवर करोगे। 2 से 3 महीने में एनसीईआरटीज कवर करोगे और उसको उसके नोट्स बनाओगे। मैं 4 से 5 दिन के अंदर आपके लिए रेफरेंस बुक की एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो आपके लिए आ जाएगी, आप उसको देख लेना। रेफरेंस बुक, मान लो आपने, पहली बात तो कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी, जैसे ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए आपको रेफरेंस बुक पढ़नी ही नहीं है, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी पर ज्यादा कमांड करनी है। रेफरेंस बुक्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रेफरेंस बुक्स की आवश्यकता मेंस के लिए पड़ती है, प्रीलिम्स के लिए नहीं पड़ती बहुत ज्यादा, मेंस के लिए पड़ती है। और जैसे साइंस एंड टेक हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, या फिर इकोनॉमी हो गया,
इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा जरूरत पड़ती है, और इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए यहाँ रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। तो मैंने वैसे भी तुमको बता ही दिया है एनसीईआरटी वाली बुक में, या मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जैसे पर्यावरण वाला जो टॉपिक है, इसको तुम अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो शंकर आईएएस की बुक ले लो, और हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो दृष्टि आईएएस की बहुत अच्छी किताब है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भी तुम दृष्टि आईएएस की हिंदी के लिए ले सकते हो, और अंग्रेजी के लिए तुम विजन के नोट्स फॉलो कर सकते हो। भूगोल के लिए तुम्हें लेना ही नहीं है। इकोनॉमी के लिए तुम किसी भी कोचिंग का करंट का मटेरियल उठा सकते हो, लगभग सब एक जैसा बनाते हैं, क्योंकि देखो मार्केट में सब एक जैसा बना रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को देख रहे हैं। बस हमें क्या होता है, कुछ लोगों का अच्छा लगता है, कुछ का नहीं, तो जिसका तुम्हें अच्छा लगे उठा लो, पढ़ डालो, तुम्हें पता होना चाहिए बस। तो ये तुम्हारा रेफरेंस बुक वाला जो मामला है वो 2 से 3 दिन में सॉल्व हो जाएगा, ये बड़ा इशू नहीं है। अभी आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, कहीं और फोकस नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ ही लिया, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ ही लेनी है। हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो कि है ऑप्शनल। ठीक, अब देखो, अगर तुमने मैथ्स पर तुमको कमांड है, तुमको फिजिक्स पर कमांड है, तो केमिस्ट्री पर कमांड है, बायोलॉजी पर कमांड है, और तुम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे विषय लेने जा रहे हो ऑप्शनल में, तो ये तुम्हारा अपना रिस्क है। ठीक, हमारे बहुत से मित्र हैं जो आईआईटी से हैं, जो आईआईएम से हैं, वो लोग दर्शन, हिंदी, साहित्य जैसे सब विषय लेते हैं। क्यों? उसका रीजन है, एक तो ये विषय 3 महीने में, 3 से 4 महीने में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 महीने में, और इनमें कुछ बदलता नहीं है। तो ये आपको 2 साल तैयारी किए, 3 साल तैयारी किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तैयार तो तैयार। ठीक है, तो अब जो विज्ञान वर्ग के विषय लेना चाहते हैं उनके लिए तो अपना रिस्क है कि भाई उनके ऊपर है कि वो तैयार करेंगे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। मैं जो अपने हिसाब से सुझाऊंगा आपको, उनमें केवल 2 विषय मेरे सामने उभर करके आते हैं, और क्यों उभर के आते हैं मैं बताऊंगा आपको, हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र, क्योंकि सबसे कम समय इनको तैयार करने में लगता है और कोई झंझट नहीं है, इतना नोट्स हो जाएगा आपका टोटल तैयार कर लोगे। अब कुछ लोग भूगोल कहते हैं कि भूगोल बहुत सरल है, ले सकते हो भूगोल, अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारा मेंस में भी सहायता करेगा और प्रीलिम्स में भी सहायता करेगा। इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, तुम्हारे ज्योग्राफी वाले भी सही हो जाएंगे, लेकिन सिलेबस थोड़ा बड़ा है, 4 से 5 महीने इसमें लगेंगे। इतिहास ले लोगे तो इतिहास में 5 से 6 महीने तैयार करने में लगेंगे, इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है तो बदलने वाला नहीं है, स्टैटिक है सब कुछ, लेकिन आप बहुत ज्यादा पढ़ना है, इतिहास में बहुत कंटेंट हो जाता है, और बहुत ज्यादा इसमें फैक्चुअल चीजें भी हो जाती हैं। भाई इतिहास आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो आप फैक्चुअल से बच सकते हो, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल है तो आप फैक्चुअल से नहीं बच सकते। तो ये आपका हो जाता है। बाकी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इनकी मैं सलाह नहीं दूंगा। अंग्रेजी, भाई आप बहुत बड़े अंग्रेज हो तो अंग्रेजी ले लो, मैं नहीं हूं तो मैं अंग्रेजी की सलाह नहीं देता। अंग्रेजी बस उतनी पढ़ो कि तुम्हारा 300 नंबर में 75 नंबर क्वालिफाइंग मेंस में आ जाए, बस, और तो दुनिया अपनी है। ठीक है, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिनका राजनीति विज्ञान होता है ग्रेजुएशन में, वो ले लेते हैं राजनीति विज्ञान। ले लो राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान लेने के पीछे की लड़ाई क्या है? राजनीति विज्ञान वाले पेपर का पूरा नाम बेटा है राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध। अब क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला जो टॉपिक है वो हर साल बदलता है, हर महीने, हर दिन बदलता है, तो आपको हमेशा नजर बनाए रखनी पड़ती है कि भैया बदल रहा है कि नहीं। प्रीलिम्स और मेंस पर नजर बना के रखे हो, पता लगा ऑप्शनल पे भी ऐसे ही नजर बना के रखनी है, तो हो जाएगी समस्या। कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया, हिंदी साहित्य, दर्शन शास्त्र या भूगोल में से कोई एक ऑप्शनल ले लो। राजनीति विज्ञान और इतिहास भी सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन लेंदी है थोड़ा सा, ले लो। मुझे हिंदी और दर्शन में बहुत कम समय का देना सही लगता है कि बहुत कम समय में तैयार हो जाता है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं। और दूसरी बात, आप ग्रेजुएशन किस चीज से कर रहे हो, या आप मान लो 12th में हो, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगता है सर ग्रेजुएशन किस चीज से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो आपने ऑप्शनल लेने वाले सब्जेक्ट से कर भी लिया ग्रेजुएशन, तो 3 साल का ज्ञान क्या काम आएगा? 3 महीने में सिलेबस तैयार हो रहा है किसी भी चीज का, 3 से 4 महीने में, और रज के तैयार हो रहा है। एक ही विषय तो पढ़ के आओगे, 2 ऑप्शनल तो लेना नहीं है, एक ही विषय लेना है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र से कर लो बीए, इतिहास, हिंदी, राजनीति शास्त्र से कर लो बीए। ठीक है, तो आप अगर बीए बीएससी कुछ भी करो, तो पहली बात तो ये कंफ्यूजन दिमाग में रख के मत करो कि इससे करेंगे तो अच्छा हो। यूपीएससी की तैयारी में आपका ग्रेजुएशन किससे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा आईआईटी आईएम वाले क्वालिफाई कर रहे हैं, आप बताओ उनका क्या इतिहास है, क्या भूगोल है? आप में जील है कि नहीं, पढ़ने की क्षमता है कि नहीं, आपका विजन क्लियर है कि नहीं, आपके पास कृष्ण है कि नहीं। ठीक है, या तो आप में खुद में इतनी महत्वाकांक्षा हो कि दुनिया जीत लेनी है,
या तो आप इतने महत्वाकांक्षी हो कि आप ये मानते हो कि मैं दुनिया जीत लूंगा, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैंने जो प्लान बनाया है वही सबसे बेहतर प्लान है, तो आप जीतोगे, तो आप सिलेक्ट होगे। और या तो आपके पास अर्जुन जैसा गुरु हो कि जब तुम कमजोर पड़ो और कहो कि आ, मैं क्या करूंगा राज्य का, मैं क्या करूंगा जीत का, मैं क्या करूंगा विजय का, तब कोई कहे तुमसे कि तुम काम करो, तुम पढ़ो, तुम्हारी जरूरत नहीं है सोचना कि इससे क्या होगा, बल्कि ये मैं डिसाइड कर लूंगा कि इसको, इसका फल क्या होगा और तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास एक प्लान, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिलेबस आपके पास है, आपके पास पूरा एक लंबा चौड़ा वेतान है, जीरो से यूपीएससी तक के सारे श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैंने डिटेल्स बता दी। रेफरेंस बुक की वीडियोस 1-2 दिन में आ जाएंगी आपके लिए। बस इतना ही पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। इतना बड़ा कुछ दुनिया में, इतना पूरे ग्लोब भर का वो नहीं है कि 4 दिन यही रिसर्च करो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये वीडियो देख ली, पूरी खत्म। बस अब मुझे ये बताओ कि तैयारी कब से शुरू कर रहे हो और एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर नहीं तो कब से शुरू कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई परेशानी हो, किसी भी प्रकार की क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो बाकी लोगों को भी लाभ मिलेगा। प्रेपनेक्स चैनल ज्वाइन कर लो और ऋषि सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आप वहां पूछ सकते हो। हम मिलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।